अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज है यूनिट नंबर 2 में लेक्चर नंबर 2 और आज के कंटेंट से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पर तरतीब से मिलता रहे। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को डिस्कस करते हैं। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले ये दो टर्म्स है, एक है डिवीजन और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क है। डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन अक्सर स्टूडेंट्स एक ही समझते हैं कि दोनों का मतलब एक है, दोनों का माना एक है तकसीम करना, लेकिन मतलब दोनों का एक नहीं है। डिवीजन में इक्विलिटी आता है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन में इक्विलिटी नहीं आती। इसमें इंटरेस्ट के बेस पे हम डिस्ट्रीब्यूशन यानी तकसीम करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 10 एप्पल्स है, ठीक है, और 5 बंदे हैं। तो जब हम 10 एप्पल्स को 5 बंदों पे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 2 आता है। तो हर एक बंदे के हिस्से में कितने एप्पल्स आते हैं? 2। तो इस अमल को हम डिवीजन कहते हैं। लेकिन जब हम एक इंटरेस्ट के बिना पर हम तकसीम करते हैं तो फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेट्स सपोज एक बंदे के हिस्से में 1 एप्पल आ गया, दूसरे बंदे के हिस्से में 3 एप्पल आ गए, तीसरे बंदे के हिस्से में 1 भी नहीं आया, ठीक है, चौथे बंदे के हिस्से में 2 एप्पल आ गए। तो इस तरह के तकसीम को हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब वो आते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। यानी जब हम एक रैंडम वेरिएबल लेते हैं और इसके ऑल पॉसिबल वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ हर एक वैल्यू के साथ इसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ले लेते हैं और इसको एक टेबल फॉर्म में हम ले लेते हैं, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है, इसमें हमारे पास ऑल पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है, ये एक जनरल फॉर्म है, ये हम ले लेते हैं और इसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ले लेते हैं, हर एक वैल्यू की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ले लेते हैं। और इसको जब हम ऐड करते हैं, इन सारे प्रोबेबिलिटीज को हम आपस में ऐड करते हैं और इससे एक आ जाए तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है। यानी जब हम रैंडम वेरिएबल के ऑल पॉसिबल वैल्यूज लेते हैं और इसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ले लेते हैं एक टेबल फॉर्म में, ठीक है, और इस सारी प्रोबेबिलिटीज को हम आपस में ऐड करते हैं, इससे 1 आ जाए तो इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए ये 2 एग्जांपल है, इसको डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट एग्जांपल है 3 children were born in a government hospital on Sunday. Find the probability distribution for the number of girls. स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझना है। जब आप क्वेश्चन को समझेंगे तो इसकी सोल्यूशन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में कहते हैं कि 3 बच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में संडे के दिन पैदा हो गए, तो गर्ल्स की तादाद की आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स है, यानी नंबर है। नंबर क्या है? ये तादाद को शो करता है और ये हम काउंट कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाएंगे वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ की होगी? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की होगी, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस में जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज आते हैं उसकी तादाद हम फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर हम 2 पावर 3 लेंगे। 2 पावर 3 क्यों ले लेते हैं? इसलिए 2 ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास पॉसिबल आउटकम 2 है, या तो मेल है या फीमेल है, यानी या बॉय है या गर्ल है, ठीक है। और इसकी पावर 3 इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन की तादाद कितनी है? 3 है, ठीक है। तो इसलिए हम 2 पावर 3 ले लेते हैं, तो इससे आता है 8। अब हम
पॉसिबल सैंपल स्पेस यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ पर बॉय 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 आ सकता है, बॉय बॉय गर्ल, बॉय गर्ल बॉय, गर्ल बॉय बॉय, बॉय गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय गर्ल, गर्ल गर्ल बॉय एंड तीनों गर्ल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस आ गया। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक 100, इसको हम रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं। यानी यहाँ पर ये कहते हैं कि आपने नंबर ऑफ गर्ल्स यानी गर्ल्स की तादाद का आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ गर्ल्स इससे निकाल लेते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर नो गर्ल, यहाँ पर कोई गर्ल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो इसकी जगह हम 1 लिख लेंगे। और यहाँ पर इन तीनों में क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लेते हैं और यहाँ पर क्या है, 3 है। तो हमारे पास पॉसिबल रैंडम वेरिएबल्स के वैल्यू जो है वो 0, 1, 2, 3 आ सकते हैं। इन 3 चिल्ड्रन में या तो 0 गर्ल आ सकती है या 1 या 2 या तीनों। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाते हैं। यहाँ पर हम x ले लेंगे, x में 0, 1, 2, 3 लेंगे और यहाँ पर p ऑफ x यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ठीक है, तो 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। यानी यहाँ पर ये एक ऐसा आउटकम है कि इसमें कोई गर्ल नहीं है और ये कितनी में है, टोटल 8 में है, तो इसलिए हम 1/8 लिखते हैं। यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ पर 1, 2, 3 है, यानी ये 3 आउटकम्स है जिसमें एक गर्ल है। ठीक है, तो 3 में एक गर्ल्स है, तो इसलिए हम 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। इसी तरह इसमें 2 है तो 2 की प्रोबेबिलिटी भी 3/8 है क्योंकि यहाँ पर 2 गर्ल्स जो है इन तीनों में है। ठीक है, और यहाँ पर तीनों गर्ल्स है और ये हमारे पास सिर्फ एक आउटकम है, तो यहाँ पर हम 3 की प्रोबेबिलिटी 1/8 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम सम करते हैं तो इससे 1 आता है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आ गया। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक और एग्जांपल है, इसकी तरफ आते हैं। इसमें एक डाई है जिसको हम रोल करते हैं, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो अपर साइड पे वैल्यू आती है उसकी आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस की तादाद निकालते हैं, तो ये हमारे पास 6/1 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास डाई की 6 साइड्स है और इसको हम 1 टाइम रोल करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, और सैंपल स्पेस में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आ सकता है। ठीक है, और इसी तरह जो रैंडम वेरिएबल हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, यानी अपर साइड पे क्या क्या आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब इसकी एक टेबल हम बनाते हैं। एक साइड पे हम x ले लेते हैं और दूसरी साइड पर इसकी प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। x हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x यानी हर एक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है। ठीक है, इसकी भी 1/6 है, इसकी भी 1/6 है, इसकी भी 1/6 है, तो इनको हम 1/6 ले लेते हैं और यहाँ पर जब इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की तरफ। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को शॉर्टली PMF लिख सकते हैं। जब भी आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में कहीं पर PMF शॉर्टली दे के तो इसका मतलब ये है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज एक्सप्रेस्ड इन ए मैथमेटिकल फॉर्म और फार्मूला फॉर्म। मतलब ये है कि हमारे पास लेट सपोज एक x रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, इसकी जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मैथमेटिकल फॉर्म में या फार्मूला फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं, तो उस फॉर्म को हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को P ऑफ x से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी P ऑफ xi इज इक्वल टू
पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आई और आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन, ठीक है। और इसके अलावा ज़ीरो हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी जब हम इस लिमिट से निकल जाते हैं तो ये फंक्शन हमारे पास क्या बन जाता है, ज़ीरो। तो इसलिए यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ज़ीरो अदरवाइज, यानी जब हमारे पास एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ गई या इसी तरह एक्स की वैल्यू माइनस में आ गई, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये फंक्शन ज़ीरो बन जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं ज़ीरो अदरवाइज, ठीक है। पीएमएफ के एक एग्जाम्पल लेते हैं कि पीएमएफ को हम किस तरह लिख सकते हैं। पी एफ एक्स आई इज इक्वल टू एन सी एक्स एन टू 1 ओवर 2 पावर एक्स, ठीक है, और एक्स की वैल्यू 1 2 अप टू एन लिख सकते हैं। अगर हम इस लिमिट से निकल जाते हैं तो फिर ये फंक्शन क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। और साथ ये भी आप याद रखें, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, इन दोनों का काम क्या है, एक है। दोनों की ऑब्जेक्टिव क्या है, एक ही है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्या प्रॉपर्टीज है, क्या खसूसियात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने दो प्रॉपर्टीज को याद रखना है। जो मैथमेटिकल फॉर्म में हम फंक्शन लेते हैं या फार्मूला लेते हैं, वो एक किस्म की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। और आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी की लिमिट हमारे पास क्या है, 0 to 1 है, यानी या 0 होगी या 1 होगी या इनके दरमियान होगी, ठीक है। नेक्स्ट है जो टोटल प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल होती है, ठीक है, और इसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ होती है। उन रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ का जो हम सम ले लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। ये दो प्रॉपर्टीज़ आपने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़रूर याद रखने हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज़ द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये है, इसे हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहते हैं और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी PMF भी कहते हैं, ठीक है। ये है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3CX एंड टू 1 ओवर 2 पावर एक्स, x इज इक्वल टू 0 1 2 3, यानी x की लिमिट क्या है, 0 to 3 है। अगर इस लिमिट से हटकर कोई वैल्यू हम x को दे देते हैं तो फिर ये फंक्शन क्या होगा, ये 0 होगा, ठीक है। यानी अगर हम 4 दे देते हैं या माइनस में कोई वैल्यू दे देते हैं x की, तो ये फंक्शन फिर क्या होगा, 0। तो इसलिए यहाँ पर हम अदरवाइज लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या चाहते हैं, नंबर फर्स्ट में ये चाहते हैं कि फाइंड प्रोबेबिलिटीज फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, यानी x की जितनी भी वैल्यूज है, 0 है, 1 है, 2 है एंड 3 है, इन सब के लिए आपने प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करना है। नंबर सेकंड है, चेक दैट दिस इज ए PMF। आप ये चेक करें कि ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ये PMF है, यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं। नंबर थर्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, और x यानी रैंडम वेरिएबल के लिए आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को ले लेते हैं, 3CX एंड टू 1 ओवर 2 पावर x, x इज इक्वल टू 0 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम p ऑफ x की जगह p ऑफ 0 लिखेंगे, ठीक है, और 3CX की जगह 0, ठीक है, एंड टू 1 ओवर 2 पावर x की जगह 0, यानी जहाँ पर x है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 की वैल्यू पुट करेंगे। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारे पास 1 ओवर 8 आता है। इसी तरह फिर x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर p ऑफ x की वैल्यू p ऑफ 1 हो जाएगी। तो p ऑफ 1, तो यहाँ पर भी 1 होगी और यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 हम पुट करेंगे। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारे पास 3 ओवर 8 आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर भी 2, यानी p ऑफ 2 इज इक्वल टू 3C2 एंड टू 1 ओवर 2 पावर 2। इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास 3 ओवर 8 आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, यानी p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3C3 एंड टू 1 ओवर 2 पावर 3,
जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास 1/8 आता है। तो ये हमने x की जितनी भी वैल्यूज है उसके लिए हमने ये प्रोबेबिलिटीज को फाइंड किए। नेक्स्ट ये कहते हैं चेक दैट दिस इज ए पीएमएफ, ये चेक करें कि ये पीएमएफ है कि नहीं है। तो पीएमएफ को हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हम ऐसे फाइंड करेंगे कि हम सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे, ठीक है। यानी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है ये है, इसी तरह ये 3/8 है, इसी तरह 3/8 है और ये 1/8 है, ठीक है। तो इन सारे प्रोबेबिलिटीज को जब हम ऐड करते हैं और इससे 1 आ जाए तो इसको हम पीएमएफ कहते हैं। तो यही जब हम तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका समेशन लेंगे, ठीक है। इन सब का क्या करेंगे, समेशन लेंगे, यानी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है इन सब का हम समेशन लेंगे। और जब इसकी समेशन ले लेते हैं तो इससे जब 1 आ जाए तो हमारे पास क्या होगे, पीएमएफ होगा। तो यहाँ पर इसको हम ऐड करते हैं 1/8, 3/8, 3/8 एंड 1/8। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 1 आता है। इसकी जब हम एलसीएम ले लेते हैं तो 8 आता है और ऊपर फिगर्स को हम ऐड करते हैं 1 + 3 4 आता है, 4 + 3 ये 7 आता है और 7 + 1 ये 8 आता है। 8 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 1 आता है, ठीक है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। एक्स के लिए आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करना है। एक्स हमारे पास क्या है, रैंडम वेरिएबल है। तो हम एक्स की वैल्यूज लिख लेंगे, ठीक है, 0, 1, 2 एंड 3 और इसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज हम लिख लेंगे। हमने ये पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, रैंडम वेरिएबल यानी जितनी भी वैल्यूज है उन वैल्यूज को हम लिखेंगे और इसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज को लिखेंगे। तो इसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 0 की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 1/8 है, ठीक है। इसी तरह 1 की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 3/8 है, इसी तरह 2 की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी 3/8 है और इसी तरह 3 की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, ठीक है। और इसको जब हम ऐड करते हैं तो इससे क्या आता है, 1 आता है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर अब ये चाहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। नंबर सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। नंबर थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 0। नंबर 4 है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। यानी ये हमें एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है एक रैंडम वेरिएबल की, ठीक है। हम सबसे पहले सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 0 और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। तो ये सब हम फाइंड करेंगे। नंबर फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ सी, यानी सी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो ये हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास इक्वल किस चीज़ की है, 1 की है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यूज को हम पुट करते हैं, सबसे पहले -1 को, फिर 0 को और फिर 1 को पुट करते हैं, ठीक है। -1, 0 एंड 1, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करते हैं इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 यानी यहाँ पर जब वो -1 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास 3c आता है। तो यहाँ पर 3c, जब यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास 3c आता है और जब यहाँ पर हम 1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास 6c आता है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब वो 3c एंड 6c को जब हम ऐड करते हैं, सम करते हैं तो ये हमारे पास 12 आता है, ठीक है, और इक्वल टू 1। अब हम c की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो इस साइड को भी 12 से डिवाइड करते हैं और इस साइड को भी 12 से डिवाइड करते हैं। तो 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर c रह जाता है और यहाँ पर 1/12 रह जाता है, ठीक है। तो c की वैल्यू हमारे पास 1/12 आ जाती है, ठीक है। अब ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अब वो चेंज हो जाएगा क्योंकि c की वैल्यू हमने फाइंड की। तो यहाँ पर हम c की वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये हमारे पास 3/12 आ जाएगा, यहाँ पर 3/12 आ जाएगा और यहाँ पर 6/12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। जो आगे क्वेश्चंस हम करते हैं तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी जब x की वैल्यू 0 होती है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ठीक है।
तो यहाँ पर जब हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है 3/12 और 3 को 12 से डिवाइड करते हैं तो ये 1/4 आता है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0, यानी x लेस देन 0 का मतलब है कि 0 से लेस देन, 0 से लेस कौन सी वैल्यू आती है, सिर्फ -1 आती है। तो यहाँ पर हम -1 पुट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास -1 की प्रोबेबिलिटी क्या आती है, ये हमारे पास आती है 3/12, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो -1 की प्रोबेबिलिटी आती है 3/12 और 3 को 12 से डिवाइड करते हैं तो ये 1/4 आता है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, यानी -1 से ग्रेटर या -1 के इक्वल, ठीक है। -1 के इक्वल और -1 से ग्रेटर, तो -1 के इक्वल तो ये एक -1 है और ग्रेटर 0 है एंड 1 है। हमने प्रोबेबिलिटीज इन सब की फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -1, इसकी प्रोबेबिलिटी ये 3/12 है, तो यहाँ पर हम 3/12 पुट करते हैं। फिर x इज इक्वल टू 0, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी जब हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास 3/12 आता है। इसी तरह जब हम यहाँ पर 1 को पुट करते हैं तो ये हमारे पास 6/12 आता है, ठीक है। अब इसकी एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास 12 एलसीएम आता है और 3 + 6 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 12 आता है। 12 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और यहाँ पर ये कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी k की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। और नेक्स्ट ये चाहते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन 3, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब भी इसी तरह प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ जाए या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आ जाए और इसमें किसी चीज़ की वैल्यू को फाइंड करना है, k या c, किसी कांस्टेंट को फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, इक्वल टू 1 है। तो आपने समेशन और प्रोबेबिलिटी ऑफ y या प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यानी जो भी रैंडम वेरिएबल दिया गया है वो आपने लिखना है और इक्वल टू 1, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल दिया गया है उसकी जो लिमिट्स है, उस लिमिट्स को आपने यहाँ पर डालना है। यहाँ पर 1 to 5 है तो यहाँ पर हम 1 to 5 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन जो है ये हमारे पास क्या है, ky है, तो यहाँ पर हम ky को पुट करते हैं इक्वल टू 1। अब k को बाहर निकालते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है और y की वैल्यूज को हम पुट करते हैं। y की वैल्यूज क्या 1 2 3 4 5 है, तो सबसे पहले हम 1 को पुट करते हैं, फिर 2 को पुट करते हैं, फिर 3 को पुट करते हैं, फिर 4 एंड 5 और इसमें प्लस का साइन लिखेंगे क्योंकि ये समेशन है, समेशन को हम एक्सपेंड करते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस का साइन लिखेंगे, ठीक है, इसमें प्लस लिखेंगे। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है 15 और k, यानी 15 को जब k से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15k आता है इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम k की वैल्यू चाहते हैं, तो इस साइड को भी 15 से डिवाइड करते हैं और इस साइड को भी 15 से डिवाइड करते हैं। तो 15 को 15 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी और 1 को 15 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1/15 आ जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू 1/15 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अब चेंज हो जाएगा क्योंकि k की वैल्यू 1/15 है, तो यहाँ पर हम k की वैल्यू 1/15 को पुट करते हैं एंड टू y और बाकी जो लिमिट्स है वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 5, यानी y इज इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है, यानी y की वैल्यू आपने 5 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू को 5 पुट करते हैं, ठीक है, और 5 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 5 आ जाएगा और डिवाइड बाई 15, 5 को 15 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 1/3 आ जाएगा, यानी 5 को 5 से डिवाइड करते हैं और 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 1/3 आता है। इसी तरह नेक्स्ट है
प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन 3, यानी 3 से ग्रेटर जो वैल्यूज है उसको आपने y में पुट करना है, उसकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना है। तो यहाँ पर y ग्रेटर देन 3 क्या है, एक 4 है और एक 5 है। तो यहाँ पर एक 4 की वैल्यू को हम पुट करते हैं और एक 5 की वैल्यू हम पुट करते हैं, ठीक है। तो 4 जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास 4 और 15 आ जाएगा, और 5 को जब पुट करते हैं तो हमारे पास 5 और 15 आ जाएगा। अब इसकी एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 15 आता है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, 4 और 5 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 9 आता है और डिवाइड बाय 15। अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं और इसको भी 3 से डिवाइड करता है, तो हमारे पास 3 आता है, 3 आर 9 और 3 5 आर 15, ठीक है। तो ये हमारे पास 3/5 आता है, ठीक है। समझ में आ गई? अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। लेट्स सपोज x एक रैंडम वेरिएबल है, तो इसके फंक्शन यानी x² 1/x ax प्लस b, ये भी हमारे पास रैंडम वेरिएबल होंगे, ठीक है। इसी तरह लेट्स सपोज x और y 2 रैंडम वेरिएबल है, तो x प्लस वाई, x माइनस वाई एंड ax प्लस by भी हमारे पास क्या होंगे, रैंडम वेरिएबल होंगे। एक चीज आपने याद रखना है कि x यानी जो सिंपल रैंडम वेरिएबल है उसकी जो प्रोबेबिलिटीज होती है वही प्रोबेबिलिटी उसकी फंक्शन की भी होती है, यानी प्रोबेबिलिटीज पर किसी किस्म का असर नहीं पड़ेगा, और फंक्शन को हम h ऑफ x से डिनोट करते हैं। आइए एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है और इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x² एंड 2x प्लस 4। ये दो फंक्शन है, एक है x² और दूसरा है 2x प्लस 4। इन दोनों फंक्शंस के लिए आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम x² के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करेंगे। तो हम h ऑफ x इज इक्वल टू x² लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कह चुके हैं कि फंक्शन को हम h ऑफ x से डिनोट करते हैं। तो h ऑफ x इज इक्वल टू x², ठीक है। तो x² का मतलब ये है कि x की जो वैल्यूज है इसका हमने स्क्वायर लेना है। इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा। और इसकी जो प्रोबेबिलिटीज है, इस सिंपल रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटीज है वही प्रोबेबिलिटीज हम यहाँ पर भी लिखेंगे, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटीज पर किसी किस्म का असर नहीं पड़ेगा, वही प्रोबेबिलिटीज हम लेंगे, ठीक है। और जब हम इसको ऐड करते हैं, इसका जब हम सम लेते हैं तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है 2x प्लस 4। तो यहाँ पर 2x प्लस 4 को हम फाइंड करेंगे, यानी x की जगह हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं, पहले -2 को, फिर 2 को और फिर 1 को। -2 को सबसे पहले हम पुट करते हैं, यानी जब हम यहाँ पर -2 को पुट करते हैं तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 आ जाएगा, और +4 इसके साथ ऐड करते हैं तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 4 आ जाएगा, और 4 के साथ 4 को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 को पुट करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ जाएगा, 2 को 4 से ऐड करते हैं तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी जो प्रोबेबिलिटीज है ये प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर भी हम ले लेंगे, ठीक है। और इसको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप सबके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।